हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। हमारी चल रही है नेट जेआरएफ की क्लास गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से। परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए गोविंद पांडे से हम फास्ट रिवीजन लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हमारी टेक्स्ट पर क्लासेस हो चुकी हैं लिटपाथ के ऊपर। लिटपाथ यूपीएससी हमारा चैनल और वृंदावन हिंदी एकेडमी दोनों हमारे चैनल। लिटपाथ हम कर रहे हैं मेंस की क्लासेस। मेंस यूपीएससी, मेंस जीडीसी और जो पीजीटी जितनी भी लिखित परीक्षा है वो हमारी लिटपाथ पर हो रही हैं। और यहाँ जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, एचटेट, नेट, केवीएस, ईएमआरएस, जितनी भी आपकी हिंदी साहित्य की वनडे परीक्षा है उनकी तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। और इस पर हमारी चल रही है एचटेट की क्लासेस और नेट की क्लासेस। एचटेट में हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। नेट में अब तक हमने गोविंद पांडे से काव्य शास्त्र जो सॉरी काव्य का जितना भी पोर्शन था सारा कर लिया है। आज हम कर रहे हैं गद्य की शुरुआत। और चैनल नया है, अभी हम नए नए इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है अधिक से अधिक चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमारा भी एक हौसला बढ़े, आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिले। और जो मेहनत हम कर रहे हैं तो कान्हा जी से प्रार्थना यही करूँगी कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े सब कामयाब हों और आपकी कामयाबी से हमारे हौसले बुलंद हों। तो प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सब कामयाब हों। तो राधे राधे का नाम लेकर के क्लास शुरुआत करते हैं जी। आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्लास में हिंदी गद्य का विकास। अद्यतन सूरी ने 778 ईस्वी में कूले माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। तो सबसे पहले अद्यतन सूरी के द्वारा 778 में मिलती है हमें, क्योंकि इससे पहले सारा हम पद की जितनी रचनाएं थी वो देख रहे थे, लेकिन गद्य में सबसे पहले क्या है, कूले माला। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद दोनों में है और मिश्रित एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है कि जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, दोनों का मिश्रण हो, उसको चंपू काव्य बोलते हैं। और ये एक शिलांकित कृति मानी जाती है कि पहाड़ों पर पत्थरों पर लिखी हुई है। तो राउलवेल हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से ही माना जाता है। तो जो नक्सिक वर्णन है वो कहाँ से मिलता है, राउलवेल से हमें मिलता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो राउलवेल में 7 बोलियों के भी मिलते हैं, यहीं से नक्शिक की शुरुआत हो रही है, यहीं से गद्य पद मिश्रित जो दोनों की शुरुआत हो रही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी गई है। और किसकी है ये, दामोदर कवि की है, 12वीं शताब्दी के आसपास। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। तो उक्ति व्यक्ति दामोदर कवि का व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कोकिल ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा की वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित, मैथिल कोकिल तो ज्योतिश्वर ठाकुर है, इसको बोला जाता है, लेकिन रचना क्या है ये, हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है वर्ण रत्नाकर। और जो इसका ढांचा है विश्व कोशात्मक, जो एक डिक्शनरी के रूप में हम चलते हैं देखते हैं उसके रूप में। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। वैसे तो इन्होंने बताया कि रामवेल की, दामोदर की रचनाएं आई हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की, लेकिन सही जो क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत हम मान रहे हैं 19वीं सदी से। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व में हिंदी गद्य 3 रूप में प्रचलित थी, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का गद्य। तो 3 रूप में मिलता है हमें ये। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य सबसे प्राचीन माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात होता है 10वीं शताब्दी से। राजस्थानी की अब कुछ देख लेते हैं ग्रंथ। धनपाल 14वीं शताब्दी से हुए हैं। तत्व विचार इनकी रचना है, पहली है ये।
और फिर है पृथ्वी चंद्र चरित या फिर वाग विलास, और लेखक हैं इनके माणिक्य चंद्र सूरी। पंचाख्यान फतेहराम बैरागी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 14 से मतलब 1343 ईस्वी से इन्होंने माना है, आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सबसे पहला प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया है। तो कब से मान रहे हैं ब्रज भाषा गद्य में? गोरखपंथियों द्वारा मान रहे हैं शुक्ल साहब। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीन रूप, तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें वचनिका शीर्षक से जो पोर्शन आया है गद्य का, उसको माना है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अब है महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ की जो ब्रज भाषा के गद्य की जो रचना थी श्रृंगार रस मंडल, ये भी ब्रज भाषा में थी। किसकी थी? विठलनाथ की। विठलनाथ की अन्य रचना है यमुनाष्टक, एक होगी श्रृंगार रस मंडल और फिर दूसरी है यमुनाष्टक, और नवरत्न स्टीक। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ के हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किनके हैं? ये गोकुलनाथ के। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं हैं, और समय है इसका 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नाभादास ने 1660 संवत के आसपास अष्टायाम ब्रज भाषा में लिखी, और इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो अष्टायाम नाभादास की 1660 के आसपास ब्रज भाषा में। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि ने 1680 संवत के आसपास अगहन महात्म्य, किसकी है? वैकुंठमणि की, और वैशाख महात्म्य, दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण वैकुंठमणि की। सन नहीं पूछा जाता, लेकिन रचना का नाम पूछा जाता है कि ये दोनों अघन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी है? वैकुंठमणि की। सुरती मिश्र ने 1767 में बैताल पच्चीसी संवत है, तो बैताल पच्चीसी सुरती मिश्र की है। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना की कथा लेकर के की गई है, और सबसे पहले इसमें खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किया इसका मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी। तो जो बैताल पच्चीसी है संस्कृत की कथा लेकर जो लिखी गई है, तो सबसे पहले इसका अनुवाद कौन करता है? बैताल पच्चीसी के नाम से लल्लू लाल, और 1801 में, और किसके साथ? मजहर अली के साथ मिलकर के करते हैं। लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। प्रियादास ने 1779 में सेवक चरित्र गद्य की रचना। लल्लूलाल ने राजनीति तथा माधव विलास, ये महत्वपूर्ण है, लल्लूलाल की राजनीति और माधव विलास। ये सन नहीं और ये भाषा नहीं पूछेंगे, लेकिन रचना पूछी जाती है कि किसकी ये रचना है। बस ये ध्यान रखें कि माधव विलास और राजनीति किसकी है? लल्लूलाल की है। सेवक चरित्र किसकी है? प्रियादास की, बस इतना काफी है। और बैताल पच्चीसी किसकी है? लल्लूलाल की। तो बस रचनाएं ही याद रखनी है, किस सम में लिखी गई है और क्या संबंध है इनका, और ये इतना नहीं पूछा जाता कि कौन सी भाषा की है। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना। माणिकलाल ओझा ने 1828 में सोमवंश की वंशावली नाम से ब्रज भाषा की रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से इसको पुकारा है। तो खड़ी बोली का सबसे प्रारंभिक रूप है दक्षिणी साहित्य में मिलता है, और इसके अंदर ये इनके अलग अलग नाम दिए। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था।
यह ब्रिज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अरबी फारसी के अनेक शब्द सम्मिलित हो गए थे। इन्हों इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया है, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों को उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। एक सेकंड। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसराज ईस्वी को 1318 से 1427 ईस्वी को माना जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की पहली रचना है मेराजुल आशकीन। और इनकी कुछ और हैं, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सेहवारा या फिर बारह। मीराजुल आशकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजह की प्रमुख रचना। इनमें से ये है सबसे महत्वपूर्ण, मुल्ला वजह की सबरस है, ये महत्वपूर्ण है 1635 की। बाकी जो हमने इसे पढ़ी है इनमें से यहाँ तक तो कुछ है नहीं याद करने का, लेकिन ये है सबरस मुल्ला वजह की, ये पूछी जाती है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांत प्रतीकात्मक शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय गंग कवि द्वारा रचित चंद चरण वर्णन की महिमा। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो शुक्ल साहब हैं वो अकबर के समय जो गंग कवि हुए हैं उनकी रचना से चंद छंद वर्णन की महिमा, यहाँ से वो गद्य की शुरुआत मानते हैं। अब है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना। सोडी, मेहराबानु, हरिचित, दयाल अनिल आदि लेखकों ने की है। सोडी, मेहराबानु यहाँ से कुछ इतना है नहीं। जॉर्ज गिरिसन, R.W. फ्रेजर, नलिन मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली के आविष्कारक सबसे पहले गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल द्वारा सदल मिश्र द्वारा बताती। साहित्यिक खड़ी बोली का शुरुआत मानते हैं ये गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल और सदल मिश्र से बताते हैं जॉर्ज गिरिसन। तो यहाँ कुछ है इतना बताने का। भाषा योग विशिष्ट, ये शुक्ल साहब कहते हैं परिमार्जित गद्य की पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया शुक्ल साहब ने। ये महत्वपूर्ण है। जो राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग विशिष्ट है इसको सबसे पहले प्रौढ़ गद्य और प्रौढ़ लेखक के रूप में शुक्ल साहब ने स्वीकार किया है। और इसकी जो भाषा है वो क्या है, पंजाबी ब्रिज भाषा है मिश्रित भाषा योग विशिष्ट की। अब है मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की है। तो सुख सागर किसकी है, सदासुख लाल की। और विष्णु पुराण के आधार पर इसकी रचना हुई है। तो सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर करते हैं मुंशी सदासुख लाल खड़ी बोली में। खड़ी बोली गद्य को एक और चार महानुभाव इसके बताए जाते हैं तो जो आगे बढ़ाया है, जिसका बहुत ज्यादा रोल है खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से थे। तो कौन है, मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदर मिश्र। मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंसा अल्लाह खान दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये चार बताए गए हैं इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से दो ऐसे कौन है जिनका संबंध नहीं था। जो ये दो बच गए ये थे भाषा मुंशी वहां पर
और ये है मुंशी सदा शुक्लाल और इंशा अल्लाह खां। इनका जो संबंध है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुंशी सदाशिवलाल ने लिखा है, रस्मों रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीधा पूछा जाता है। लाइन देखिए कि किसकी है। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। दोनों ये प्राध्यापक थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। मुंशी सदाशिवलाल न्यास की रचना जो सुख सागर है और मुंतखब तवारीख दोनों इनकी रचना है। इंशा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है, इसका सन है 1793 से 1803 ईस्वी के बीच की मानी गई है रानी केतकी की कहानी। और उदयभान चरित्र नाम से लिखी गई थी। और सबसे पहले खड़ी बोली गद्य की गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात शुरू होता है रानी केतकी की कहानी से। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों से की है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी झूठ और न किसी बोली का मेल है न फूट। तो ये कहती है इंशा अल्लाह खां। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी एक हास्य प्रधान कहानी है। इंशा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली और मुहावरेदार और चलती भाषा है इनकी। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। जो ये थे इंशा अल्लाह खां। तो ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो कौन सी एक दे देंगे चारों में से कि कौन सा एक इसमें ऑप्शन में नहीं है। एक तो क्या कहा था इन्होंने, गंवारी अर्थात ब्रिज भाषा कि इससे इन्होंने कहा था अपनी भाषा को अलग रखना। दूसरा अवधि, भाखापन और संस्कृत के शब्दों का मेल। तो ये कहते हैं एक तो बाहर की बोली अर्थात मतलब अरबी फारसी, दूसरा गंवारी बोली, गंवारी बोली में ये कहते हैं ब्रज भाषा को और अवधि इत्यादि इन दोनों को, और तीसरा भाखापन अर्थात तो संस्कृत के शब्दों का मेल, जहां पर ज्यादातर संभाषा होती है। तो मेल क्या आया है इसमें, एक तो बाहर की बोली ये दे देते हैं बाहर की बोली, दूसरा गंवारपन और तीसरा भाखापन। 3 ऑप्शन देंगे, एक तो कुछ डाल देंगे। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब है इनकी कुछ रचनाएं, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधवनन, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका। राजनीति, प्रेम सागर, लतायत की हिंदी, ब्रज भाषा व्याकरण, सभाविलास, लाल चंद्रिका, माधव विलास। ये लल्लू लाल की है, लल्लू लाल की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। शकुंतला नाटक पूछी जाती है, राजनीति और माधव विलास पूछी जाती है, लाल चंद्रिका। लल्लूलाल की ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। इनकी राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य की है, बाकी सारी जो है खड़ी बोली की है। तो ब्रज भाषा की कौन सी है, लाल चंद्रिका, माधव विलास और राजनीति। ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में है, बाकी जितने भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो सब खड़ी बोली में है। लल्लूलाल ने 1802 में राजनीति के नाम से हितोपदेश, तो जो राजनीति की ग्रंथ है उसी के नाम से हितोपदेश की कहानियां इन्होंने लिखी है। लल्लूलाल की रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर के लिखी गई हैं, प्रेम सागरिया नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10म स्कंद, ब्रज भाषा भाषानुवाद या खड़ी बोली में अनुवाद। तो प्रेम सागर है इनकी, ये इतना नहीं पूछा जाता। प्रेम सागर, लाल चंद्र का जो टीका है वो बिहारी सतसई के ऊपर लिखी हुई, फिर है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, बस रचनाएं ही पूछी जाती हैं। आधार क्या है ये इतना नहीं पूछा जाता, बस ये और माधव विलास ये पूछी जाती है। लल्लूलाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने प्रेम सागर की रचना
करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। तो उर्दू भाषा के ये खिलाफ है, हिंदी के पक्षधर हैं ये खड़ी बोली के, और उर्दू को कहते हैं यामिनी भाषा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। तो ये कहते हैं लल्लू लाल के लिए शुक्ल साहब, ब्रज रंजित खड़ी बोली। आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा है, सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नृत्य व्यवहार के अनुकूल, न संबंध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। सदल मिश्र बिहार के आरा के थे, अब है सदल मिश्र, और इनकी रचनाएं चंद्रावती, मतलब की नासिक के तो पाठान बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। रामचरित्र बस ये पूछ जाती है, सदल मिश्र की जो है नासिके तो पाख्यान बहुत महत्वपूर्ण। इनकी रचना चंद्रावली या फिर नासिकेतोपाख्यान की जो रचना है वो यजुर्वेद के आधार पर महत्वपूर्ण है। किसके आधार पर होती है? यजुर्वेद के आधार पर। और इसके जो कठोपनिषद है, उस जो एक वाक्य ये है, एक घटना कठोपनिषद की में जो नचिकेता है उसकी कथा का आधार बना करके खड़ी बोली में लिखी गई है। तो जो नासिकेतोपाख्यान है वो यजुर्वेद के कठोपनिषद की जो रचना वो है कथा है, नचिकेता की कथा, उसका आधार बना करके लिखी गई है। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की है, लेकिन नासिकेतोपाख्यान है वो ज्यादा पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली है, पूर्वीपन लिए हुए। तो इसको लेकर के शुक्ल साहब ने भी कोटेशन की है पूर्वीपन के लिए। तो पूर्वीपन अगर जहां आता है तो वो कौन है? सदल मिश्र है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को इस प्रकार क्रम से लिखा है, इंशाअल्लाह खां, फिर सदल मिश्र, फिर लल्लू लाल और सदासुख लाल, ये इस हिसाब से हैं। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों का निम्न क्रम में लिखा है, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो 4 आचार्य शुक्ल साहब ने माने हैं। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को इस प्रकार क्रम में रखा। ये तो थे शुक्ल के अनुसार इनका क्रम, और फिर बच्चन सिंह के अनुसार क्या है? पहले सदासुख लाल है, फिर सदल मिश्र है। यहाँ ये इंशाअल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये सदल मिश्र को मानते हैं, और फिर इंशाअल्लाह का और लल्लू लाल, ये सबसे बाद में लल्लू लाल को ले रहे हैं। सदासुख लाल तो दोनों ने पहले किया है, लेकिन यहाँ पर आगे पीछे में गड़बड़ हो रही है। तो बच्चन सिंह के अनुसार ये है और शुक्ल साहब के अनुसार ये। अब जो खड़ी बोली के जो 4 महानुभाव हैं इनकी भाषा है, मुंशी सदासुख लाल की क्या है? संस्कृत मिश्रित हिंदी, इंशाअल्लाह खां की चटकीली मटकीली मुहावरेदार भाषा है, लल्लू लाल की ब्रज रंजित खड़ी बोली, और सदल मिश्र की है पूर्वीपन लिए हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 में। कौन करते हैं? वेल्जली। और गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। उन्होंने 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। तो इनकी एक पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, और इसमें किसको मानते हैं? हिंदी को, उर्दू को, रेखता को और हिंदुस्तानी को, सबको एक समान ही मानते हैं। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते हैं। कौन सी? एक तो दरबारी या फिर फारसी, दोनों एक हैं ये, क्योंकि फारसी जो है मुगल दरबार में बोली जाती थी, इसलिए इसको दरबारी या फारसी शैली, फिर हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सबसे ज्यादा पसंद थी।
कौन सी? हिंदुस्तानी शैली। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना होती है 1817 में। कलकत्ता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी 1817 और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में। विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया 1809 में नए धर्म नियम के नाम से। 1809 में हेनरी वार्टन की बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में अनुवाद हुआ। अब है कुछ रचनाएं। जेडी आमसन, दाऊद के गीत, जान प्योर, इनमें से जो पूछी जाएगी ना मैं वही बता रही हूँ आपको बस। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्याग्रह प्रकाश की रचना खड़ी बोली में की। मदन मोहन मालवीय के बहुत ज्यादा प्रयास से 1900 में कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा हुई। महत्वपूर्ण। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। जो दयानंद महर्षि दयानंद को मानने वाले थे, तो दयानंद सरस्वती को, तो उनके अनुयायी क्या कहते थे? हिंदी को आर्य भाषा। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड प्रकाशन होता है 30 मई 1826 और इसी को बोलते हैं पत्रकारिता दिवस। जो अभी 30 मई गई है, ये वही था जो उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन की तिथि है 30 मई। और कानपुर से निवास कौन थे? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर के संपादक थे। उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 कानपुर से, और संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ये क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से ये निकलती थी। जो जुगल किशोर थे ये कानपुर से थे, लेकिन जो पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। तो जो उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। मोस्ट इंपोर्टेंट। खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से इसमें उल्लेख किया गया था। तो खड़ी बोली को क्या बोला गया है? मध्य देशीय भाषा। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मान करके 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो अभी अभी हमने पीछे मनाया है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण। और कौन है इसके संपादक? श्याम सुंदर सेन। तो समाचार सुधा वर्षण 1854 कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन के द्वारा। अब है कुछ और रचनाएं जो 1826 से 1867 तक है। उद्दंत मार्तंड जुगल किशोर का 1826 में साप्ताहिक कलकत्ता से। बंगदूत राजा राम मोहन राय का 1829 साप्ताहिक कलकत्ता से। प्रजामित्र महत्वपूर्ण कलकत्ता से। राजा लक्ष्मण सिंह का है ना प्रजामित्र, मुझे तो वही लग रही है, अगर मैं गलत हूं तो बताना मुझे। राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सिंह काशी से। मार्तंड एक उद्दंत मार्तंड था, फिर एक और मार्तंड आया है कलकत्ता से नासिरुद्दीन के द्वारा। मालवा अखबार प्रेम नारायण। ये मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। ये बनारस अखबार। फिर सुधाकर बाबू तारा मोहर मित्र काशी से। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का दैनिक, पहला दैनिक कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण और कलकत्ता से। प्रजा हितैषी, अच्छा ये प्रजा मित्र है, सॉरी, प्रजा हितैषी है राजा लक्ष्मण सिंह का। मुझे प्रजा से ध्यान आया, ठीक है। तो प्रजा हितैषी है राजा लक्ष्मण सिंह का 1855 में आगरा से। फिर है ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की, मासिक है पंजाब से। और तत्वबोधिनी पत्रिका ये भी बरेली से है ये। बस ये है। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बंगला इन तीनों भाषाओं में होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका, तो बनारस अखबार था उसके विरोध में आते हैं तारा मोहन मित्र और निकालते हैं सुधाकर पत्रिका। मुंशी सदाशिव लाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश। नरूल बाजार का हिंदी रूपांतर, तो नरूल बाजार
एक पत्रिका थी, उसका रूपांतर करते हैं बुद्धि प्रकाश नाम से मुंशी सदाशिव लाल। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला, जिसकी हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत या फिर उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात होता था। पंडित बंशीधर ने निकाला था। तो हिंदी कॉलम था भारत खंडामृत और उर्दू था आबे हयात। गार्सला तासी फ्रांसीसी विद्वान, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे ये, और इन्होंने 1836 में हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक लिखी। तासी जो है उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक, ये बहुत ज्यादा उर्दू के समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली बोलते थे, और इसी कारण इनकी जो ग्रंथ था उनमें सबसे कम हिंदी के थे, बाकी और अन्य भाषाओं के उर्दू के उनके ज्यादा कवि थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। तो ये तो विरोधी थे और नवीन चंद्र राय समर्थक थे। इन्होंने नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की थी। तो अंजुमन लाहौर की स्थापना कौन करते हैं? नवीन चंद्र राय। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने खूब ज्यादा, और रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिरोज को अपने समय का सच्चा हिंदी देसी सिद्ध हस्तलेखक माना है। किसको? श्रद्धाराम फिलोरी को मानते हैं आचार्य शुक्ल। और इनकी रचनाएं हैं सत्याव्रत प्रभा, आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और शतोपदेश। श्रद्धाराम फिलोरी की जो प्रसिद्ध आरती है ओम जय जगदीश हरे, ये किसकी है? श्रद्धाराम फिलोरी की द्वारा लिखी गई ओम जय जगदीश हरे। अब है राजा शिव प्रसाद सितारे, जो भारतेंदु के गुरु थे और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हुए ये। इनकी कुछ रचनाएं हैं। राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण, आलसियों का कीड़ा, इतिहास तिमिरनासिक, तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव धर्मसार बहुत इंपॉर्टेंट, वीर सिंह वृतांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यापुर, भाषा का इतिहास, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। जो शुरुआत की जो रचना है, 4 रचनाएं यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजा शिव प्रसाद सिंह ने इस संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से वे हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो ये बोलते हैं शिव प्रसाद सिंह के संबंध में शुक्ल साहब की शुरुआत से ही हिंदी के ये पक्षपाती थे शिव प्रसाद सिंह, और अरबी फारसी शब्दों का इन्होंने स्वच्छंद रूप से प्रयोग भी किया है। शिव प्रसाद सितारे हिंदी की जो गुटका है वो एक संग्रह पुस्तिका है, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। तो किसके लिए थी ये गुटका? स्कूली विद्यार्थियों के लिए। अब है राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी जो हिंदी है वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के ये समर्थक थे, जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य होता था। शुद्ध हिंदी जो है उसके ये समर्थक थे, और इन्होंने क्या किया है? 3 ग्रंथों का ये अनुवाद करते हैं, कालिदास के 3 ग्रंथों का। कौन सा? शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत, इन तीनों रचनाओं का ये अनुवाद करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्रार्थन में लिखा है, हमारे मत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। तो इसने 2 अलग अलग भाषाएं बताई हैं और धर्म से को जोड़ा है। ये कहते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं देख लेते हैं। ब्रह्म समाज है
1828 में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो इनका ये प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, जो स्थापना वर्ष हुई कि कब ये जो समाज है इनकी स्थापना कब हुई, और फिर इनके संस्थापक। तो ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही हैं ये। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन या आत्माराम और देवेंद्र नाथ। तो प्रार्थना हम बिल्कुल अपनी आत्मा से करते हैं, ठीक है। और देव तत्व हर आदमी में रहना चाहिए, हर मनुष्य में देव तत्व होना चाहिए। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। प्रार्थना हमें अपनी आत्मा से करनी चाहिए केशव की। केशव जो कान्हा जी हैं, कृष्णा जी हैं, तो आत्मा से ही इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम। तो अब है वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले 1873, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य समाज 1875। जो ब्रह्म समाज है और आर्य समाज है, इनके जो प्रकाशन वर्ष है और संस्थापक में कई बार बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। तो ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय का, और आर्य समाज है दयानंद सरस्वती का 1875 में। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में, ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। और भारत में कौन करते हैं? एन बेसेंट। फिर है रामकृष्ण मिशन 1897 में, स्वामी विवेकानंद। ये तो थी हिंदी गद्य की शुरुआत। अब है आपकी रचनाओं के हिसाब से हिंदी नाटक का विकास। ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। अभी मुझे एक क्लास एचसेट पर लेनी है एनसीईआरटी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़िए, क्लास के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास आप लोग हमारे लिए कीजिए। चैनल को के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपने यार दोस्तों में, मित्र मंडली में चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए। तो कान्हा जी की, राधा रानी की असीम कृपा पर बने रहें, कामयाब हों, पढ़ते लिखते रहिए, जीवन में माता पिता का नाम रोशन कीजिए। खूब खूब बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करो और कामयाब हो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। यही प्रार्थना मैं भगवान जी से करती हूँ। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण।